नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण में अभी तक हंगामा ही देखने को मिलता है, लेकिन पिछले 15 दिनों में एक दिन ऐसा भी नहीं रहा जब पूरे दिन संसद की कार्यवाही चली पाई हो। और पहले ही दिन से संसद के दोनों सदनों में जो हंगामा देखने को मिला वो अभी तक चल रहा है। बुधवार को भी विपक्षी पार्टियों का हंगामा देखने को मिला। मंगलवार को भी कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां अडानी के साथ साथ राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर सड़क पर उतरी थीं। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी विदेश में भी गई और टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी हैं। तो मोदी वर्सेस राहुल आर्मी, ये एक तरफ से संसद में इस बार देखने को मिल रहा है। और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि सदन अपने पूरे दिन चल पाया हो सही से। हर रोज विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। अडानी और जेपीसी की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर निशाना साध रही है। तो सदन में जमकर हल्ला बोल हो रहा है और 24 के लिए माहौल एक तरह से कहें कि तैयार किया जा रहा है। मोदी वर्सेस ऑल, राहुल का ओपन कॉल ये सामने आ रहा है। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जिस दिन सदन अपना पूरा दिन सही से चल पाया हो, सदन में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो पाई हो। लगातार हंगामा और हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है ये सदन। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ है। वहीं इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक संसदीय क्षेत्र और 4 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा सीट, उत्तर प्रदेश की 96 विधानसभा सीट, उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट और मेघालय की सोहलोंग विधानसभा सीट के साथ साथ पंजाब की जलंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव होंगे। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। We are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soiyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar, Punjab. So this will fill up all our vacancies till February 2023. उधर सीएम योगी ने आज बुधवार को कुशीनगर की कड्डा तहसील में 451 करोड़ रुपए की लागत से 106 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि तहसील भवन के उद्घाटन के लिए अष्टमी से अच्छा दिन नहीं हो सकता। कुशीनगर में एयरपोर्ट बनना एक सपना था, लेकिन अब यहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा विकास कार्य भाजपा की डबल इंजन सरकार का नतीजा है। आई थी कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कुछ गांव पड़ते हैं। बरसात के समय संकट आता है और मैंने कहा है यहाँ के माननीय सांसद और विधायक जी से मैंने कहा है कि इसका तत्काल एस्टिमेट बना करके भेजे, पैसा जितना भी लगेगा उस पर कार्य को बढ़ाना चाहिए। हमारा नागरिक कहीं भी रहेगा, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वह बरसात के दौरान हो, बरसात के पहले हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारे दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। उन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका भी संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए।
भी शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए तमाम प्रकार की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और कृषि बाहुल्य होने के नाते ही इस बार हमारी सरकार ने तय किया कि कुशीनगर जनपद अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए अगर जाना जाता है तो कुशीनगर जनपद को हम एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी देंगे। और भाइयों बहनों, हमने कुशीनगर जनपद के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। बहुत शीघ्र आने वाले हैं उसके शिलान्यास के लिए भी आपके जनपद में। 44 साल की दहशत और पिछले 17 साल का संगीन गुनाह अतीक के काफिले के जैसे जैसे साथ चलता रहा। यूपी पुलिस और अदालत के फरमान से डरा पूर्वांचल का बाहुबली अतीक अहमद योगी के राज में थर थर कांप रहा है। रिपोर्ट देखिए। संत कबीर दास का एक दोहा है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये दोहा पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 17 साल किए गए अपराधों को लेकर आखिरकार अतीक अहमद को उसके किए कर्मों का फल मिल ही गया। प्रयागराज की कोर्ट ने उसे 3 साथियों के साथ आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई है। कभी जिस माफिया के नाम से यूपी का हर शख्स थर्राता था, जिसकी तूती ऐसी बोलती थी कि कोर्ट में गवाह तक डर के मारे अपना बयान बदल देते थे, वही माफिया योगी राज में पुलिस के डर से थर्राता दिखाई दिया। जिसकी आंखों से कभी खौफ झलकता था, अब उसी की आंखों में डर का साया झलक रहा था। डर इस बात का था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर न कर दे, जिस वजह से साबरमती जेल से प्रयागराज आते हुए पूरी रात अतीक अहमद सोया तक नहीं और वापस साबरमती जाते हुए भी अतीक को अपने अतीत के गुनाहों के डर से नींद नहीं आई। तभी तो अतीक ने कोर्ट में गुहार लगाई, नैनी जेल ना भेजा जाए, वापस साबरमती शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने भी अतीक की मांग को पूरा करते हुए पुलिस को उसे साबरमती जेल वापस छोड़ने का आदेश देना पड़ा। मुर्दाबाद के नारे और जूतों की माला अतीक का ये कैसा हाल कर डाला। जी, पेशी के दौरान वो हुआ जो अतीक के जीवन में कभी नहीं हुआ था। पेशी के दौरान वकीलों ने बाहुबली नेता अतीक अहमद को फांसी की सजा देने की मांग भी की और जूतों की माला भी हाथ में थी। ये नारे उस वक्त लग रहे थे जब पुलिसकर्मी अतीक को लेकर कोर्ट के अंदर जा रहे थे। वकील चिल्ला पड़े कि अगर मैं अतीक अहमद को जूतों की माला पहनाता हूं तो ये पाल समाज और पूरे अधिवक्ता समाज के लिए खुशी की बात होगी। से खड़ा हूं जूता की माला पहनाने के लिए। जूता ऊपर करिए। जूता की माला पहनाना चाह रहा था सुबह में, साथियों पुलिस वाले मुझे जाने नहीं दिए। कभी जिन अपराधियों का खौफ शासन प्रशासन के मन में होता था, आज वही अपराधी शासन प्रशासन से खौफजदा है। आलम यह है, 2 भाई अतीक और अशरफ को मौत का डर सता रहा है। अशरफ कह रहा है उसे सूचना मिली है 2 हफ्ते के अंदर उसका एनकाउंटर हो जाएगा। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? आपके ऊपर आरोप है, इसीलिए आपको रिमांड पे मांगा जा रहा है। हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि जो भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट करना चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट से और मेरे भाई को जेल से निकाला गया। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो उसके लिए कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकती है। अशरफ आज अतीक अहमद से मुलाकात हुई, बात हुई। और हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है मेरे लिए कि जब मुझे किसी भी वजह से जेल से अगर जेल ट्रांसफर वगैरह के लिए निकाला जाता है तो वीडियोग्राफी हो और मेरे पसंद का अधिवक्ता मेरे साथ रहे, जो कि कोई नहीं है। खौफ की कहानी का
क्या खेल खत्म हुआ? बाहुबल का क्या अंत हुआ? मसला अतीक के अतीत और उसके गुनाहों के हिसाब किताब से जुड़ा है। मगर अब सवाल यह भी कि अतीक का सियासी कनेक्शन कहीं किसी और के लिए सियासी टेंशन तो नहीं बनने जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ हमारी सरकार ने सीएम योगी के बेहतर मार्गदर्शन में सख्त कार्रवाइयां की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह संभव हो पाया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बड़े माफिया और सरगना गिरोह थे, जिनकी वजह से पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर एक बड़ा आतंक छाया हुआ था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, हमारी सरकार ने बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की है और उसी के परिणाम स्वरूप आज संभव हो पाया है कि जो अभी तक सारे केसेज में अपने गवाहों को हॉस्टाइल करा देते थे, कम से कम गवाहों को यह विश्वास हुआ है कि नहीं, सरकार अपराधियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना चाहती है। उधर झारखंड के अंदर संवैधानिक संस्थाएं संकट में हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली संस्थाएं दम तोड़ रही हैं। वहीं सूचना के अधिकार के जरिए न्याय लेने वाले दर दर भटक रहे हैं। इधर सरकार कह रही है कि बीजेपी प्रतिपक्ष का नेता दे तो इन संस्थाओं का गठन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सियासी रण की वजह से कई संवैधानिक संस्थाओं पर संकट मंडरा रहा है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली संस्थाएं दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सूचना के अधिकार के जरिए से न्याय दिलाने वाले दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का नेता दे तो इन संस्थाओं का गठन किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस चेहरे को नेता प्रतिपक्ष का दावेदार बनाया जा रहा है, उससे ना तो सरकार ने कबूल किया, ना विधानसभा अध्यक्ष ने। जी दरअसल बाबूलाल मरांडी ने 2019 में विधानसभा का चुनाव झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर लड़ा था और जीतने के बाद पार्टी का विलय बीजेपी में हुआ। इससे पहले उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़कर जब आए थे, तब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चुनाव साथ में जीते थे। इसके बाद उन्हें दल से निष्कासित कर दिया गया। गुस्साए दोनों विधायकों ने स्पीकर के सामने गुहार लगाई। मामले में दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की, जिस पर बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले में विधानसभा कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं आया। इससे नाराज मरांडी हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जिस वजह से स्पीकर का कहना है कि किसी चेहरे को संवैधानिक पद पर नहीं बिठाया जा सका। ऐसे में जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो उस चेहरे को संवैधानिक पद पर कैसे बिठाया जाए। दूसरी तरफ से बीजेपी का कहना है कि वो विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाएगी तो सिर्फ बाबूलाल मरांडी को ही बनाएगी। बीजेपी और विधानसभा अध्यक्ष के बीच चल रहे इस सियासी घमासान की वजह से 3 सालों से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा है और इसी वजह से 3 सालों से सूचना आयोग, महिला आयोग के साथ साथ कई ऐसे संवैधानिक पद खाली पड़े हैं, जिससे एक तरफ महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, तो दूसरी तरफ सूचना आयोग की कार्यवाही भी पूरी तरह से ठप पड़ी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस सियासी घमासान की वजह से झारखंड की आवाम को कब तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ये सियासी जिद, और आखिरकार ये सियासी जिद से क्या झारखंड का विकास होगा। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। इधर उत्तराखंड में नई आबकारी नीति पर संग्राम शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से नई आबकारी नीति के तहत उत्तराखंड में शराब पर भारी छूट दी गई है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए नई आबकारी नीति पर 13 दिन के लिए स्टे लगा दिया है और मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब बंद हो सके, राज्य में आबकारी से सरकार को अच्छा राजस्व मिल सके, उसके लिए नई आबकारी नीति बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे धामी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब इस आबकारी नीति को लेकर विपक्षी दलों के नेता सवाल खड़े करने में लगे हैं, जिसका जवाब भाजपा के नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आबकारी नीति को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल नई नीति के तहत दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में भी शराब कम दाम पर मिलेगी। सरकार का दावा है कि उसी मंशा के तहत सरकार की अवैध तस्करी को बंद करने के लिए और राज्य के राजस्व में इजाफा करने के लिए नई नीति को लाया गया है। यूपी से करीब 20 रुपए बोतल महंगी रहेगी, सस्ती नहीं रहेगी। उसका ये किया गया कि पहले अंतर बहुत ज़्यादा था और ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब यूपी से स्मगल होके आ रही है, जिसमें देश का काफ़ी प्रदेश को काफ़ी हानि हो रही है। तो ये माना गया कि 20 रुपए का फ़र्क होगा तो कोई रिस्क नहीं लेगा इतने कम अमाउंट पे। अभी 150-200 रुपए का फ़र्क है तो लोग रिस्क ले लेते हैं। राजस्व का लक्ष्य जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3600 करोड़ रुपए विभाग का था, तो उसे बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए किया गया है 23-24 के लिए। सर, जो पिछला लक्ष्य कितना नवीनीकरण किया है? हाँ, नवीनीकरण क्या है? लाइसेंस देंगे इसमें। जो दुकानें हमारी चल रही हैं वो अगर इच्छुक है, जबरदस्ती वाली बात नहीं, अगर वो इच्छुक है तो 15% का देसी का और 10% का विदेशी की दुकान का रखा गया है। और पिछले 2 साल में जो नीति थी उसी को आपने वो कर दिया। वही आ ये शराब सस्ती होगी सर? जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूपी के मुकाबले हमारे जो रेगुलर ब्रांड में 150-200 रुपए तक के अंतर थे, वो उसको 20 रुपए के अंतर पे लाया जाएगा। 20 रुपए से ज्यादा अंतर ना रहे, या तो समान रहे या 20 रुपए से ज्यादा अंतर रहे। मगर नई शराब नीति को लेकर बीजेपी और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी शराब को लेकर सरकार की नीति पर सवाल खड़ा कर रही है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं की माने तो राज्य में शराब सस्ती होगी, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते पानी महंगा हो जाएगा। पिछली बार शराब महंगी हुई तो विपक्ष ने कहा कि शराब महंगी हो गई। अभी तो सस्ती महंगी का विषय नहीं है, अब क्योंकि एक बाजार का तारतम्य होता है और तारतम्य के आधार पर हमारे आर्थिकी के दृष्टिकोण से उसके निर्णय लिए जाते हैं। उस निर्णय को खास तौर पर जो 2 नंबर की शराबें आती हैं, उसके साथ साथ आपका जो तस्करी होती है दूसरे राज्यों से, उसको आधार बनाकर कुछ उसमें संशोधन किया है और कुछ दिन बाद विपक्ष कहेगा अच्छा निर्णय हुआ है। उल्टी गंगा बहना एक कहावत सुनी थी और उसको चरितार्थ किया है धामी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर। यहाँ शराब सस्ती होगी और पानी और बिजली महंगा होगा, स्टेशनरी महंगी होगी, जो हमारे बालकों के पढ़ने लिखने की जो पठन पाठन की सामग्री है वो महंगी होगी। उसमें 20 से 28% की जीएसटी बढ़ा दी गई है। पानी को महंगा कर दिया गया है, शराब को सस्ता किया जा रहा है। और ये भिटोली का महीना चल रहा है, इसमें हमारे पहाड़ों में मायके से बहनों को राशन भेजा जाता है, सामान भेजा जाता है खाने पीने का। ऐसे में राशन सामग्री महंगी हो गई है। तो आप सोचिए कि ये सरकार की प्राथमिकता आखिर क्या है। इनके लिए प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, पठन पाठन नहीं है, अध्ययन नहीं है, इनके लिए प्राथमिकता है शराब, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड को ये नशे में डुबा सके। सरकार की इस नीति को लेकर राज्य में सियासत शुरू हो चुकी है, मगर ये पहली बार नहीं है। सुरा पर संग्राम पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अमित शाह के 30 मार्च के हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके लिए हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले प्रशासन की ओर से ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अमित शाह जिस रूट पर आएंगे उन सभी रूटों पर एक बार फिर से अधिकारियों ने मिलकर प्रैक्टिस की है। साझी का कार्यक्रम है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा? जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो है कल हरिद्वार का प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें 3 स्थानों पर उनका प्रोग्राम है। जिसमें एक पतंजलि योगपीठ का प्रोग्राम है, साथ ही गुरुकुल कांगड़ी में, और इसी कुल में भी कोऑपरेटिव का प्रोग्राम रखा गया, प्रस्तावित है, जिसमें वो करीब 12 बजे करीब उनके आने का और शाम के 6 बजे प्रस्थान है। इसमें तीनों प्रोग्राम में करीब 1 से सवा घंटे का निर्धारित किया गया है, क्योंकि इसमें उनके प्रोग्राम जो लगे हुए हैं उसमें सरकारी प्रोग्राम भी है और साथ ही साथ पतंजलि और
गुरुकुल कांगड़ी में भी है। इसको देखते हुए हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य सीनियर अधिकारीगण द्वारा भी यहाँ फोर्स को ब्रीफ किया गया है और इसमें अभी रिहर्सल की जाएगी और रिहर्सल के बाद सभी ड्यूटियों को इसमें जो है लगाया जाएगा। तो सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने इसमें जो फोर्स की आवश्यकता थी, इसमें हमारे अधिकारीगण थे, उसमें करीब 1500 करीब फोर्स इसमें डिप्लॉय की गई है। साथ ही हमने 3 कंपनी पीएससी को भी इसमें अलग से आउटर कॉर्डन में सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो सभी व्यवस्थाएं की गई, इसी को लेकर ब्रीफिंग की गई है और इसके बाद रिहर्सल की जाएगी। सर, मीडिया के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मीडिया के पास अभी तक बने नहीं है? देखिए इसमें प्रशासन की तरफ से मीडिया की अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि जो सुरक्षा के उपाय होते हैं उसको देखते हुए जो हमारी क्लोज प्रोटेक्शन टीम आती है उससे विचार विमर्श हो चुका है। तो मीडिया के लिए जो स्टैंड बनाया जाएगा वो चिन्हित कर लिया गया है। और उधर रामनगर के डिकुली क्षेत्र में G20 की राउंड टेबल बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स के साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही भारत के कई वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस बैठक में विश्व में बदलते मौसम और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राउंड टेबल में वैज्ञानिकों की चर्चा चल रही है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। रामनगर के डिकुली क्षेत्र में इस समय G20 की बैठक चल रही है। डिकुली क्षेत्र के ताज रिसोर्ट में बैठक चल रही है, जिसमें 20 देशों के डेलीगेट्स इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड शासन के जो मुख्य सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद है। देश भर से यानी 20 देशों के जो वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वातावरण बदल रहे हैं, वो किस प्रकार से आने वाले समय में चुनौतियां बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर मंथन यहाँ पर चल रहा है। ये बैठक इसलिए भी अहम कही जा सकती है कि वैज्ञानिकों की तरफ से जो निष्कर्ष यहाँ पर निकाला जाएगा, उस निष्कर्ष पर सीधे तौर पर राज्य और देश भर से किस प्रकार से विकास को लेकर बातचीत होगी, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। कैसे काम किया जा सकता है, जो पर्यावरणीय जो चुनौतियाँ इस समय सबके सामने हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, जो वायु परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि G20 की इन बैठकों के माध्यम से एक निष्कर्ष निकालने का काम किया जाएगा कि कैसे पर्यावरण को संतुलित रखना चाहिए ताकि आम जनजीवन आसानी से गुजर सके और जनता को कोई परेशानी ना हो। ये कह सकते हैं G20 की इस बैठक में वैज्ञानिकों के अहम निष्कर्ष निकल रहे हैं, जो आने वाले समय में पर्यावरण चुनौती से निपटने के लिए कारगर साबित होंगे। कैमरामैन नसूया साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, रामनगर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।